गद्य खंड के 5वीं अध्याय जो हमारे रोज है, जो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया पाठ है, उनसे जितने भी संभावित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी के सभी देखेंगे। अगर बात करें रोज पाठ, तो ये हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बात करें मृत्यु की, तो 4 अप्रैल 1987 मृत्यु स्थान नई दिल्ली में हो गई थी। अभी बाबा की बात करें तो पंडित हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी हैं और इनकी पत्नी का नाम है कपिला वत्स्यायन। कर्म क्षेत्र से ये साहित्यकार रहे, समाज सुधारक रहे। प्रमुख रचनाएं भी इनकी है, जैसे कि आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, एक जीवनी इत्यादि। ये सब के सब क्या है इनकी प्रमुख रचना। इनको पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार मिला है क्या, तो कहते भारतीय पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय गोल्डन रिथ पुरस्कार, साहित्य एकेडमिक पुरस्कार जो कि 1964 में मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1978 में मिला था। ये सब इनको पुरस्कृत भी किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने गद्य खंड के 5वें अध्याय जो रोज से संबंधित प्रश्न है उसके ऊपर। और ये रहे आज के आपके रोज के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए समझते हैं दोस्तों। कहेंगे रोज शीर्षक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार अज्ञेय जी, अज्ञेय जी मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, तो कहते हैं रोज शीर्षक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार जो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी हैं, वो एक मध्यवर्गीय परिवार के अकथ्य, अकथ्य का मतलब जो कहने लायक ना हो, तो कहते हैं एक मध्यवर्गीय परिवार के जो कहने लायक ना हो, एक बोझिल जिंदगी हो, एक प्रकोपमयी वातावरण को बड़ी ही चतुराई से अपने शब्दों में ढाला है, बहुत ही चतुराई से। मतलब यहाँ पे हमारे जो लेखक हैं बहुत ही चतुराई से एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार के अकथ्य जीवन के बारे में दर्शाया है, एक बोझिल जीवन के बारे में दर्शाया है, प्रकोपमयी वातावरण के जीवन में दर्शाया है, बहुत ही चतुराई से। कहते हैं क्या दोस्तों, कहते हैं रोज शीर्षक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार अज्ञेय जी ने एक मध्यवर्गीय परिवार के अकथ्य बोझिल प्रकोपमयी वातावरण को बहुत ही चतुराई से अपने शब्दों में ढाला है। कहानी की जो नायिका है वो मालती है, कहानी की नायिका मालती है, अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है। कहानी की नायिका मालती है और अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है। कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं, कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं, 24 घंटों पानी भी नहीं मिल पाता। कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं, 24 घंटे पानी भी मिल नहीं पाता। घर में 2 पलंग हैं, घर में 2 पलंग हैं जिस पर कायदे का बिस्तर भी नहीं है। घर में 2 पलंग है, एक मालती का है और एक उसका पति डॉक्टर जो महेश्वर है उनका है, लेकिन किसी पर भी बिस्तर नहीं है। मालती और लेखक के बीच संवाद, मालती और लेखक के बीच कुछ बातें होती हैं और उस बातों से स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे ये 2 बातें, यहाँ पर मालती और हमारे लेखक के बीच कुछ संवाद हुआ है, कुछ बात हुआ है और बात कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ पे कहते हैं ऐसे ही आए हो, वो बोलते हैं नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। वो बोलते हैं मैंने सोचा था बिस्तर ले चलूं। अच्छा किया। यहां तो बस मालती के घर का वातावरण उब और उदासी के बीच ऐसा लग रहा है मानो उस पर किसी शाम की बिजली मंडरा रहा हो। यहां पे बताया जा रहा है क्या कि जब हमारे लेखक के बीच और जब हमारे मालती के बीच बातें हुई तो कुछ इस तरह से हुई। मालती और लेखक के बीच कैसे बातें हुई, वो बोले ऐसे ही आए हो, बोले नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं। अच्छा किया। यहां तो बस, और फिर बातें हो जाती है। फिर वहां पे लेखक वातावरण बताते हैं कि आखिरकार मालती के घर का वातावरण कैसा है। तो बोलते हैं मालती का घर का वातावरण बहुत ही उबाऊ लग रहा था, बहुत ही उदासी भरी लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो, किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। मतलब चारों तरफ देखा जाए तो अंधारा छाया है, जबकि दोपहरिया का समय हो रहा है लेकिन अंधारा छाया है। वातावरण बहुत ही बोझिल है, अकथ्य मतलब कहने लायक नहीं है, प्रकोपमय मतलब बहुत भयानक है, ऐसा बना हुआ रहता है, मतलब ऐसा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे लेखक जो है अपने शब्दों में मालती के घर का वातावरण बतला रहे हैं, कह रहे हैं कि मालती का जीवन कितना कष्टमयी है, कितना दुखदाई है। मालती का घर का वातावरण ऐसा है मानो कि जैसे किसी शाम की छाया मंडरा रही हो तो रहा है दोपहर का समय, लेकिन मानो हर समय अंधेरा ही अंधेरा छाया है। वहां का जो वातावरण है बहुत ही बोझिल है, बहुत ही अकथ्य है, बहुत ही प्रकोपमयी बना हुआ रहता है। और इस तरह से अपने शब्दों में यहाँ लेखक मालती के घर का वातावरण का स्पष्ट करते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं अगले वाले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है क्या कि दोपहर में उसे सूने आंगन में, कहते दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा। मुझे जान पड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा, मुझे जान पड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा। तो कहते दोपहर में उस सूने आंगन में, सूने आंगन मतलब सन्नाटेदार आंगन में, तो कहते दोपहर में उस सूने आंगन में पैर को रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। और यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। कहते हैं यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं। कहेंगे लेखक ने अपने दूर के रिश्ते की बहन, मतलब कि लेखक के वो एक दूर के रिश्ते की बहन जैसी लगती थी मालती। ठीक है, लेखक के एक दूर के रिश्ते की बहन जैसी लगती थी मालती। तो कहेंगे लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन जिससे उनका परस्पर संबंध मित्र का ही था, मतलब कि मालती एक मित्र जैसी थी लेकिन एक बहन के विचारों से। तो कहते हैं लेखक ने अपने दूर के रिश्ते की बहन जिससे उनका परस्पर मित्र का ही संबंध था, उससे मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचते हैं। उससे मिलने के लिए उनके घर पे पहुंचते हैं, मतलब मालती के घर हमारे लेखक पहुंचते हैं। वहां बुद्धिजीवी तथा अनुभवी व्यक्ति है। हमारे लेखक जो है बुद्धिजीवी तथा अनुभवी व्यक्ति है। मुझे पता है कि हमारे लेखक बहुत ही बुद्धिजीवी है, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। परंतु ही वातावरण तथा वहां का रहने वाले की दशा जो है भांप जाता है। और वहां पर वो जब जाते हैं तो वहां का वातावरण जो होता है या वहां के रहने वाले को जो भी दशा दृष्टि रहता है वो सब भांप जाते हैं, मतलब उनको पता लग जाता है। मालती और घर दोनों की स्थिति एक समान है। मतलब जिस तरह से मालती का घर वीरान पड़ा है, हर जगह सन्नाटा छाया है, मानो कि दिन में भी अंधेरा जैसा लग रहा हो, तो वहां पर हमारे लेखक यही देखते हैं कि जिस तरह से मालती का घर बहुत ही बोझिल है, बहुत ही प्रकोपमयी है, बहुत ही अकथ्य है, वैसा ही कुछ असर जो है हमारी मालती के साथ भी है। कहते हैं दोपहर का समय है फिर भी वहां लेखक ने संध्या की छाया मंडराती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब समय तो हो रहा है दोपहर का, लेकिन लेखक को ऐसा लगता है जैसे मानो कि सांझ हो गया हो, अंधारा छा गया हो, और उनको ऐसा ही लगता है कि दोपहर का समय है लेकिन लेखक को लगता है संध्या की छाया मंडराती हुई दिखाई पड़ रही हो। वह घर नया होने के बावजूद भी, कहते हैं वह घर जो है नया है लेकिन उसके बावजूद भी दोपहर अर्थात अपने युवा काल में, मतलब जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है ना, उसको युवा काल कहते हैं, युवा काल में ही नीरस और शुष्क लग रहा है। मतलब वो घर दोपहर में भी, जिस समय उजाला ही उजाला होनी चाहिए, लेकिन उस दोपहर में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो घर बहुत ही शुष्क पड़ गया है, फीका फीका सा है, सब जगह मातम पसरा है, सब जगह एक तरह से बोझ जैसा लगता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि। कहते हैं मालती भी युवती है, मालती भी क्या है, युवती है, परंतु यत्रवंत और नीरस जिंदगी से उसे जीर्ण और शीर्ण काया में परिवर्तित कर दिया है। अब मालती भी एक औरत बन चुकी है। युवती का मतलब क्या होता है, औरत होता है। तो मालती एक शादीशुदा औरत बन चुकी है। अब वह लेखक की दूर की रिश्ते की बहन और दोस्त जैसी नहीं रही है, अब वह औरत बन चुकी है। चाहे जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ वो अपनी जिंदगी काट रही है, जिंदगी जी रही है, चाहे जैसे भी हो। मालती का रूप लवण्य जवानी में भी ढलान पर है। मतलब मालती जो है अभी जवान ही है, ज्यादा वर्ष की नहीं हुई है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, ना पूरा होने से उनकी जवानी ढलान पर है। मतलब अभी उम्र नहीं है लेकिन फिर भी बूढ़े जैसे लग रहे हैं, चेहरों पे झुर्रियां आ गई हैं, बाले पकने शुरू हो गए, इस तरह से कुछ लगने लग गई है। ऐसा लगता है मानो किसी जीवित प्राणी को गले में, है ना, मित्र जंतु का तोक डाल दिया गया हो। मानो कि कोई एक जीवित जंतु है लेकिन उसके गले में एक माला पहना दिया हुआ कोई मरे हुए जंतु का, ऐसा लग रहा है जैसे कि मालती लग रही थी। वह सरकारी कट्टर भी ऐसा लगता है। कहते हैं कि जैसे कि उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वहां का जो वातावरण है कुछ ऐसा अकथ्य है, अस्पृश्य, मतलब जो देखने लायक नहीं है, किंतु फिर भी बोझिल और प्रदीपमय सा सन्नाटा फैला रहा था। मतलब सब जगह क्या लग रहा है भाई, सन्नाटा फैला हुआ है, सब जगह सन्नाटा फैला। ऐसा स्पष्ट होता है जैसे कि मानो कि दोपहर का ही वक्त है पर उस पर शाम की छाया मंडरा दिया हो। मतलब है तो दोपहर का वक्त, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मानो कि शाम की छाया मंडरा गया हो। अब देखिएगा अगला वाला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। कहते हैं कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि है आपके मन में, बताइए। मतलब कहते हैं कि मालती के जो पति है महेश्वर, उसकी कैसी छवि आपके मन में बनती है, बताइए। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, बताइए। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। मतलब यहां पर कहानी में अगर देखा जाए तो मालती जो है ना, बहुत ही ज्यादा संघर्षमयी जीवन को जी रही है और वहां पे ही उसका पति भी है। तो पति की उपस्थिति क्या कहलाता है, आखिरकार वो कौन सा मायने से पति की उपस्थिति में रहती है, जबकि उसको ना कोई सुख सुविधा मिलता है,
है ना। तो कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखता है, अपने शब्दों में अपने विचार दें, है ना, अपने विचार दें। तो कहेंगे महेश्वर मालती का पति है, महेश्वर मालती का पति है जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। सरकारी गांव में क्या है, डॉक्टर है। कहते हैं सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है भाई, तो महेश्वर। महेश्वर कौन है, मालती का पति। तो महेश्वर मालती का पति है जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। उसका जीवन यंत्रवत है। यंत्रवत का मतलब होता है इधर उधर व्यस्त, हम इधर उधर व्यस्त है। अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने में, कहते हैं अस्पताल में सिर्फ रोगियों को देखने में और अन्य हिदायतें देने में, हिदायतें मतलब वही सुझाव देने में, डॉक्टर लोग सुझाव देते हैं ना कि ये खाइए, ये पीजिए, ये कैसा करिए, ऐसा करिए। तो कहते हैं अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें देने में उसका जीवन बिल्कुल ही निर्दिष्ट ढल्ले पर चलता है। मतलब आजकल उसकी जिंदगी बहुत ही अस्त व्यस्त है, बस दो चीजें करने में, दिन भर तो रोगियों को देखता है और हिदायतें देता है, बस इसी पे जिंदगी उसकी चल रही है। नित्य वही काम करता है, नित्य का मतलब रोज रोज वही काम करता है, उसी प्रकार का मरीज देखना, उसी प्रकार की हिदायतें देना, वही नुस्खे करना, वही दवाइयां देना, स्वयं को उकताते हुए और साथ ही साथ इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। मतलब उनको भयंकर गर्मी के दौरान भी ये सारा काम रोज के रोज करना पड़ता है, वही हिदायतें देना, वही नुस्खे करना, वही दवाइयां देना और स्वयं को इस तरह से हमेशा अस्त व्यस्त रखना। उनको जरा भी फुर्सत का समय मिले तो अपने आप में सुस्त सा हो जाते हैं। लेखक ने कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का काराकार कहानी को जीवंत बनाते, मतलब लेखक ने कहानी में मालती के बारे में लिखकर और महेश्वर की उपस्थिति को दर्शाकर कहानी को जीवंत बना दिया है। कहीं ना कहीं कहानी की नायिका जो मालती है उसका जीवन इंतजार एवं थकान की लंबी सांस लेती है। उसका मालती का जो जीवन है बहुत ही लंबी इंतजार में बीत रही होती है, एक थकान में बीत रही होती है। महेश्वर की जिंदगी के समान ही मालती की जिंदगी उब और उदासी के बीच यत्रवत चल रही है। मतलब महेश्वर के रहते भर में भी मालती की जो जिंदगी है बहुत ही उबाऊ भरी है, बहुत ही उदासी भरी है। किसी भी तरह मनोविनोद उल्लास और उसके जीवन में नहीं रह गए, मतलब उसके जीवन में ना ही कोई उल्लास है ना खुशी है। महेश्वर मरीज और डिस्पेंसरी के चक्कर में अपने जीवन को भार ढो रहा है। मतलब अपने जीवन को महेश्वर किस तरह से जी रहा है, तो खाली डिस्पेंसरी चलाने में, मरीजों को देखने में उसका जीवन ऐसे ढो रहा है, अपना जीवन वैसे ढो रहा है। और मालती चूल्हा चक्की और पति के इंतजार करने और बच्चे को लालन पालन करने में अपनी जिंदगी काट रही है। मतलब मालती को देखा जाए तो अपने चूल्हा चक्की करती है, पति का इंतजार करती है और बच्चों को लालन पालन करने में अपनी जिंदगी काट रही। जबकि महेश्वर को देखा जाए तो मरीज को डिस्पेंसरी के चक्कर लगाते हुए अपने जीवन को रोजमर्रे में जी रहा है। ठीक है, यहां पर यही बात है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कहते हैं लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक और मालती के बीच ऐसा कौन सा संबंध है, पाठ के आधार पर बताइए। तो कहेंगे दोस्तों, कहेंगे कि लेखक और मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते का भाई लगते हैं, किंतु लेखक का संबंध एक साक्ष्य मतलब दोस्त जैसा ही रहा है। साक्ष्य मतलब दोस्त जैसा है। कहते हैं कि लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई जैसा है, किंतु कहीं ना कहीं लेखक का संबंध जो है साक्ष्य ही रहा है, मतलब दोस्त जैसा ही रहा है। और यहाँ पे लेखक और मालती जो है बचपन में एक ही साथ इकट्ठे खेले हैं, मतलब लेखक और मालती दोनों इकट्ठे बचपन में खेले हैं, लड़े भी हैं, पीटे भी हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। लेखक की पढ़ाई किसके साथ हुई है, तो मालती के साथ ही हुई है। और लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति साक्ष्य मतलब दोस्त जैसा, स्वच्छ मतलब बहुत ही निर्मल है, बहुत ही साफ सुथरा भरा रहा है, पवित्र रहा है। कभी भी भ्रातृत्व के रूप में, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाई के रूप में, कभी भाई के रूप में तो कभी किसी और रूप में, कभी छोटेपन के संबंधों में नहीं बंधे। मतलब ये कभी एहसास नहीं होने दिए कि हम तुम्हारा भाई जैसा है या हम तुम्हारा दोस्त जैसा है, हम तुम्हारे परिवार जैसा, कभी एहसास नहीं हुआ। दोनों आपस में एकदम दोस्त जैसे रहे, भाई बहन जैसे रहे, एक रिश्तेदार जैसे रहे, कभी जताया नहीं लेकिन जरूर एक साथ रहे। ठीक है, इस तरह से उनका संबंध था। अगला प्रश्न आ चुका है कि गैंग्रीन क्या होता है। प्रश्न है दोस्तों कि गैंग्रीन क्या होता है। तो गैंग्रीन के बारे में समझते हैं। कहेंगे पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभ जाने पर, कहते हैं कि कांटा चुभना आम बात है। कहते हैं जो भी व्यक्ति पहाड़ियों पर रहते हैं उन व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है। तो कहते हैं जो व्यक्ति पहाड़ पर रहता है उसको कांटा चुभना आम बात है। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद, व्यक्ति को अगर पांव में जख्म शक्ल का अख्तियार कर लेता है, मतलब अगर वो जख्म बहुत ही भयंकर हो जाता है, अगर वो कांटा चुभा और कांटा को बहुत दिन तक छोड़ दिया और उससे बहुत भयंकर जख्म हो जाता है,
जिसका इलाज मात्र पैर को काटना ही है, जिसका इलाज मात्र क्या है, पैर को काटना ही है, तो कांटा चुभने पर जो जख्म होता है उसी को गैंग्रीन कहते हैं। मतलब कांटा चुभने पर जो जख्म होता है उसी को क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा गैंग्रीन क्या है, तो हम लोग कह देंगे कि देखिए पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभ जाता है, जिस कारण से वो व्यक्ति बहुत दिन तक कांटा को ऐसे छोड़ देते हैं, उस कारण से उनके पांव में जख्म हो जाता है और जख्म बहुत ही बड़ा शक्ल ले लेता है, जिसका मात्र एक ही इलाज है, पैर को काट देना। तो कांटा के चुभ जाने पर जो बड़ा सा जख्म होता है उसी को गैंग्रीन कहते हैं। हो गया बात सही है ना। अगला वाला देखिएगा प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है कहानी गैंग्रीन शीर्षक के भी प्रसिद्ध है। मतलब कहानी जो रोज आप देख रहे हैं, ये जो कहानी का शीर्षक रोज है वो कहीं ना कहीं गैंग्रीन शीर्षक के भी जाने जाते हैं, गैंग्रीन शीर्षक से भी जाने जाते हैं। तो कहते हैं यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। और दोनों शीर्षक में कौन सा शीर्षक आपको अधिक सार्थक लगता है और क्यों लगता है बताइए। मतलब आपको गैंग्रीन शीर्षक अच्छा लगता है कि आपको रोज शीर्षक अच्छा लगता है, आपको इन दोनों शीर्षकों में से कौन सा ऐसा शीर्षक है जो अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है ये बताइए। चलिए समझते हैं। कहेंगे क्या, पिप्थ का कहानी संग्रह के 5वें संस्करण में यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित है। बताइए जरा, यह जो गैंग्रीन कहानी है वो कहां से प्रकाशित है। तो ये जो गैंग्रीन कहानी है वह पिप्थ का कहानी संग्रह के 5वें संस्करण से लिया गया है। कहां से लिया गया है, तो कहते हैं पिप्थ का कहानी संग्रह के 5वें संस्करण से यह कहानी गैंग्रीन जो है शीर्षक प्रकाशित है, मतलब लिया गया। पहाड़ में रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु उनकी लापरवाही के कारण वह पैर में चुभा कांटा एक बड़ा सा जख्म ले लेता है, बड़ा सा शकल ले लेता है जख्म का, जिसके बाद उनका इलाज सिर्फ है पैर को काटना है। जिसका इलाज क्या है, सिर्फ पैर को काटना ही है। कांटा चुभने के बाद जो जख्म होता है उसी को गैंग्रीन कहते हैं। कांटा चुभने के बाद जो बड़ा सा जख्म होता है उसी को गैंग्रीन कहते हैं। कहानी में गैंग्रीन के एक डॉक्टर है महेश्वर, है ना। कहानी में गैंग्रीन जो शब्द है वो डॉक्टर महेश्वर के साथ ही आता है। मतलब गैंग्रीन नामक जो शब्द है वो हमारे डॉक्टर महेश्वर के साथ ही देखा जाता है कि हमारे महेश्वर जो हैं एक ऐसे डॉक्टर हैं जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं मरीजों के पैर काट काट के, है ना। कहते हैं कि कहानी में गैंग्रीन डॉक्टर महेश्वर के साथ ही आता है और वह यहीं तक सीमित भी रहता है। मतलब महेश्वर तक ही बातें रहती है। गैंग्रीन नामक जो शब्द है महेश्वर तक ही है क्योंकि उसके वही इलाज करता है। डॉक्टर रोज रोज गैंग्रीन से पीड़ित इलाज और उसका पैर काटा करते हैं। मतलब डॉक्टर जो है हमारे महेश्वर जो है हमारी रोज रोज गैंग्रीन से पीड़ित मरीजों का इलाज करते हैं और उसका रोज रोज पैर काटते हैं। यह घटना उन्हीं तक सीमित रहती है, मालती तक नहीं पहुंचता। यह घटना महेश्वर तक ही है, डॉक्टर तक ही है, कहानी पर अपना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। मतलब गैंग्रीन नामक जो बीमारी है कहानी पर ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती है, वो वहीं तक है जहां तक महेश्वर की जिंदगी है। इस कहानी में रोज द्वारा एक दंपत्य जीवन का मतलब हो गया शादीशुदा वाली जिंदगी को, राग विराग जीवन की एकाग्रता और घुटन और संयंत्र और यंत्रवत जीवन को, बच्चे और रोज रोज के पलंग से गिर जाने के कारण माँ की पुत्र की प्रति संवेदना, इन सभी को दर्शाने का प्रयास किया गया। मतलब अगर कहानी में देखा जाए तो एक दंपत्य जीवन को दिखाया गया। दंपत्य जीवन को मतलब शादीशुदा वाली जिंदगी को, जीवन को दिखाया गया। उसका किस तरह से राग विराग होता है, मतलब किस तरह से उनका दिनचर्या होता है, किस तरह से वो जिंदगी को जीते हैं कि काटते हैं या निभाते हैं, वो सभी को दर्शाया गया है। रोज रोज जैसे कि पलंग से बच्चे गिर जाना, एक माँ की ममता पुत्र के लिए संवेदित हो जाना, ये सब को दर्शाया गया है। रोज एक ही ढर्रे पर चलती मालती की उबियाहट भरी दिनचर्या, ये सब दिखाया गया। सब दिखाया गया कि किस तरह से मालती की रोज ढर्रे पे एक ही तरह से उबियाहट भरी जिंदगी चल रही है। साथ ही इस कहानी का उद्देश्य यह भी है कि जो युवती हमारी मालती है वह वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के जो भी जीवन में और उसके घरेलू जो भी परिवेश में बातें बीतती है उसका जीवन उबाऊ बन जाता है। इन सभी चीजों को चित्रित किया गया, सभी बातें बताएगा कि किस तरह से एक शादीशुदा महिला की जिंदगी में दुख आते हैं, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को घुट घुट करके जीती है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को काटती है, हर समस्या से होकर संघर्ष करती है, सब के सब कहानी में दिखाया गया। बात रहा आपका पाठ नंबर 6वीं, एक लेख एक पत्र के बारे में, तो यह जो है आपके अगले क्लास में करा दी जाएगी।